हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन्स पे क्लिक करें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपडेट हो आप तक आसानी से। आज हम बात करेंगे हर्षवर्धन के बारे में, और हर्षवर्धन को समझने के लिए सबसे पहले उनके पूर्व के इतिहास को समझना जरूरी है। तो हर्षवर्धन को समझने के लिए पहले छोटी छोटी यानी उनके पहले के इतिहास को समझते हैं। यानी उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध शासक हुआ करता था जिसका नाम था पुष्यभूति। पुष्यभूति उत्तर भारत का एक शासक हुआ करता था और पुष्यभूति ने ही अपने ही नाम से एक वंश की स्थापना की, पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति जो है ये थानेसर पहले पंजाब में पड़ता था, इसमें वर्तमान में हरियाणा में है। यहाँ का शासक था। इन्होंने अपने ही नाम पे पुष्यभूति वंश की नींव रख दी, स्थापना कर दी। पुष्यभूति वंश में छोटे छोटे बहुत सारे शासक थे। छोटे छोटे शासकों के बाद एक बड़ा शासक मिला, प्रभाकर वर्धन। इन छोटे छोटे शासकों के बाद एक बड़ा शासक से मुलाकात हुआ, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की बात करें तो इनकी पत्नी थी यशोमती। जब इनकी पत्नी यशोमती हैं तो पुत्र की भी प्राप्ति होगी। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। अब जब प्रभाकर वर्धन शासक बन गए, कहाँ के? थानेसर के, तो इनके 2 पुत्र में बड़े पुत्र थे राज्यवर्धन सेकेंड और छोटे पुत्र में थे हर्षवर्धन और पुत्री में थी राजश्री। तो बड़ा पुत्र जो लिखा है राज्यवर्धन सेकेंड, इससे पहले भी राज्यवर्धन फर्स्ट थे। यानी ये जो पुष्यभूति और प्रभाकर वर्धन के बीच में जो छोटे छोटे शासक थे उनमें एक छोटा शासक राज्यवर्धन फर्स्ट रहा होगा, जिसके बारे में इतिहास में कुछ नहीं है। और आप जानते हैं जो इतिहास के बारे में ज़्यादा फेमस है उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर छोटे छोटे शासकों के बारे में चर्चा शुरू कर दिए तो फिर कब इतिहास खत्म होगा ये समय ही निर्धारित नहीं हो पाएगा। तो प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती, पुत्र में बड़ा पुत्र था राज्यवर्धन सेकेंड और छोटा पुत्र हर्षवर्धन। यही टॉपिक हमारा है, इसीलिए मैंने बोला कि पहले इतिहास, इसके पहले के इतिहास को देख लेते हैं। पुत्री थी राजश्री। अब देखिए क्या हुआ, जब प्रभाकर वर्धन शासक थे थानेसर के तो कुछ समय के बाद शासक इनके बड़े पुत्र बने। क्या नाम था? राज्यवर्धन सेकेंड। जब राज्यवर्धन 605 ईस्वी में शासक बने ना, तो इन्होंने अपनी जो बहन यानी पुत्री, ये तो प्रभाकर वर्धन की पुत्री, लेकिन राज्यवर्धन सेकेंड की तो ये क्या थी? बहन थी। तो इन्होंने अपनी बहन राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा जो मौखरी वंश के रिलेटेड थे, यानी मौखरी वंश से संबंधित कन्नौज के राजा गृहवर्मा या गृहवर्मन से कर दिया। यानी जब राज्यवर्धन द्वितीय कहाँ के? थानेसर के शासक बने तो उन्होंने अपनी बहन राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक मौखरी वंश से संबंधित थे, उनका नाम था गृहवर्मा या गृहवर्मन, कहीं कहीं मिलता है, इनसे इनका क्या कर दिया? विवाह कर दिया। अब थोड़ा सा हम लोग और पीछे चलते हैं। विवाह कर दिया, यहीं पे हम थोड़ा सा फुल स्टॉप करते हैं, पीछे चलते हैं। यानी उसी समय, यानी इसी समय में बंगाल का एक शासक गौड़ वंश का था, प्रसिद्ध शासक, जिसका नाम था शशांक। अब भाई शशांक के बारे में देखते हैं। इतना खतरनाक बंदा था शशांक कि आप अभी देख ही लेंगे कितना खतरनाक बंदा था। तो देखते हैं शशांक कितना खतरनाक बंदा था। शशांक तो सबसे पहले शिव भक्त था, यानी भगवान शिव के भक्त थे। कौन? शशांक बाबू। शशांक जी हिंदू धर्म के से थे, लेकिन कट्टर हिंदू थे। कैसे हिंदू थे? कट्टर हिंदू क्यों थे? और इन्होंने अपने समय में जब शिव भक्त हैं तो इन्होंने नंदी प्रकार का एक सिक्का चलवा दिया। एक सिक्का ऐसा चलवाया जिसमें नंदी को अंकित करवा दिया। ये थे शशांक जी। एक तरह से तो अपने आप को दिखा रहे हैं कट्टर हिंदू, और इन्होंने देखिए कांड क्या क्या किया है, वो कांड देख लेते हैं। इतने बड़े बौद्ध विरोधी थे कि बौद्ध को देखना तक नहीं चाहते थे। बौद्धों से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ते थे। तो बौद्ध धर्म यानी ज्ञान की प्राप्ति, अगर गौतम बुद्ध भगवान की बात करें तो बौद्ध वृक्ष के नीचे हुआ था, तो उसको क्या किया? उसको उखड़वा के फेंकवा दिया। जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसी वृक्ष को क्या किया? कटवा के फेंकवा दिया। और जो उनके पैर के निशान थे, जिस पत्थर पे उनके पैर के निशान थे, वो पत्थरवा ससुरा का किया? गंगा में बहवा दिया।
ये किसके द्वारा कांड हुआ है? शशांक के द्वारा। शशांक ने क्या किया? पहले जो वृक्षवा उखाड़ के फेंकवा दिया, फिर उसके बाद जिस पत्थर पे उनके पैर के निशान थे उस पत्थर को गंगा में भी फेंकवा दिया। ये कांड है शशांक के द्वारा। अपने आप को बताते हैं कट्टर हिंदू और ऊपर से बौद्ध धर्म से चिढ़ रहे हैं। और इतना ही कांड नहीं किया, इन्होंने बहुत सारे स्तूप, बौद्ध धर्म के जो स्तूप थे सबको तुड़वाना शुरू कर दिया, तुड़वा दिया। ये क्यों इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं? शशांक के बारे में। शशांक ने क्या किया? कुछ समय बाद मध्य प्रदेश, मालवा के एक शासक थे, मध्य प्रदेश में एक स्थान था मालवा, वहाँ के एक शासक थे देवगुप्त। अब देवगुप्त का नाम क्यों लिए? क्योंकि देवगुप्त और शशांक ने एक इतना बड़ा कांड किया। इन दोनों ने मिलकर क्या किया कि जो इनकी बहन राज्यवर्धन सेकेंड की बहन का विवाह जिनके साथ हुआ था, गृहवर्मा या गृहवर्मन, गृहवर्मा का इन लोगों ने, दोनों लोगों ने मिलकर हत्या कर दिया। सोचिए कितना बड़ा कांड। पहले तो हम शशांक के बारे में जान ही रहे थे, कट्टर हिंदू, ऊपर से क्या किए कि मालवा के राजा से मिलके इन दोनों ने ही मिलके गृहवर्मा का कत्ल कर दिया, हत्या कर दिया। जैसे ही खबर राज्यवर्धन को पड़ी, यानी बड़े भाई को जैसे ही पता चला कि उसकी बहन, यानी उसके बहन के पति की हत्या कर दी गई है, तो तुरंत वो थानेसर से कन्नौज के लिए चल पड़े। और जो मालवा के शासक ये दिख रहे हैं ना देवगुप्त, इनका समय समाप्त कर दिया, यानी इनको खल्लास कर दिया। यानी मालवा के शासक देवगुप्त को क्या कर दिया? देवगुप्त की हत्या कर दी। उसके बाद देखिए शशांकवा अभी माना नहीं है। उसके बाद क्या हुआ कि शशांक ने चोरी से अपने दरबार में बुलाया राजवर्धन द्वितीय को, और राजवर्धन द्वितीय को अपने दरबार में चुपके से बुलाया और कह सकते हैं घुसखोरी यानी चोरी से इनकी हत्या कर दी, यानी पीठ पीछे दिखा के हत्या कर दिया। और शशांक ने जब हत्या कर दिया ना, तब अब देखिए अब एक ही बचा है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के पापा प्रभाकर वर्धन, वो तो चले गए सत्ता से। उनके बड़े भाई क्या बचे थे? राज्यवर्धन द्वितीय, हत्या अभी जस्ट हो गई। अभी बहन के पति की हत्या ही हुई थी, तब तक इनके बड़े भाई की भी हत्या हो गई। तो प्रभाकर हर्षवर्धन कहाँ से शांत रहेंगे? अभी मात्र 16 साल के ही थे, तब तक बड़ी सेना लेके चले गए। बड़ी सेना लेके थानेसर से कन्नौज की तरफ निकल गए। और बहन इनकी जो थी इतने बड़े सदमा में थी कि वो सती प्रथा धारण करने जा रही थी। तब तक हर्षवर्धन ने ही इन्हें सती प्रथा धारण करने से रोक लिया। और एक कामरूप जगह है असम में, कामरूप के एक शासक थे भास्कर वर्धन, और भास्कर वर्धन के साथ हर्षवर्धन दोनों लोग मिलके कन्नौज, मालवा, थानेसर, कामरूप, यानी कह सकते हैं कि उत्तर भारत के सभी प्रांतों पे, सभी जगहों पर अपना आधिपत्य जमाया। और हर्षवर्धन सभी उत्तर भारत के स्वामी बन गए। अब टॉपिक आया है हर्षवर्धन। अब हम हर्षवर्धन पे चर्चा करेंगे। ये सारा तो हिस्ट्री था, अब इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब हम चर्चा करेंगे हर्षवर्धन पे। अगर हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन का समय काल 590 से 467 ईस्वी, यानी 590 में जन्म, 467 में मृत्यु। 590 में जब जन्म है तो मात्र 16 वर्ष में ही इन्होंने शासक के तौर पे आए थे 606 ईस्वी में। शासक क्यों बने थे? क्यों इतना जल्दी शासक बन गए? एक तरफ तो इनके बहन के पति की हत्या कर दी गई थी, यानी एक तरह से बात करें तो गृहवर्मा जो कन्नौज के शासक थे उनकी हत्या देवगुप्त और शशांक ने मिलकर कर दी थी। और दूसरी तरफ शशांक ने अपने ही शासनकाल में अपने ही दरबार में उनको राज्यवर्धन द्वितीय इनके बड़े भाई को बुलाकर हत्या कर दी। तो इसी वजह से इनको 16 वर्ष की उम्र में ही बड़ी सेना लेके निकलना पड़ा। और जब ये आए ना तो कामरूप के शासक एक थे भास्कर वर्धन, इनके साथ मिलकर पूरे उत्तर भारत पे अपना कब्जा कर लिया। ठीक, तो ये तो 606 में क्यों शासक बने समझ में आ गया। पिता प्रभाकर वर्धन थे, माता यशोमती, बड़े भाई राज्यवर्धन द्वितीय जिनकी हत्या किसने की थी? शशांक ने, बहन राजश्री, और इन्होंने धर्म हिंदू और बौद्ध को चुना था। इनके जीजा थे गृहवर्मा, ये कन्नौज के शासक और मौखरी वंश से रिलेटेड थे। इनकी हत्या देवगुप्त और शशांक, देवगुप्त मालवा के शासक और शशांक गौड़ वंश के शासक थे। 5 वर्षों का इनके समय में 5 वर्षों पर बड़ा मेला का आयोजन करता था। हर 5 वर्ष पर बड़ा मेला का आयोजन करता था। इन्हीं के समय में विदेशी यात्री वेंग सॉन्ग
अभी कल के ही लेक्चर में गुप्त वंश में बात हुआ था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में विदेशी यात्री कौन आया था? फाहयान आया था। तो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय में विदेशी यात्री ह्वेंगसांग, इसकी भी एक पुस्तक थी CU की। इनके समय में राज्य कवि थे बाणभट्ट। इनकी किताबें हैं हर्षचरित और कादंबरी, जिसमें हर्ष के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में उल्लेख है। हर्षवर्धन को लेखक भी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं। हर्षवर्धन को राइटर, लेखक भी माना जाता है। इनकी किताबें हैं रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शनी। रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शनी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इनके समय में महामोक्ष परिषद बुलाया जाता था। हर 5 वर्ष बाद प्रयाग में महामोक्ष परिषद बुलाया जाता था और धर्मों की बैठक इनके द्वारा कन्नौज में की जाती थी। अब उत्तर भारत जीत लिए, अभी भी इनको शांति नहीं है। अब ये चाहते हैं दक्षिण भारत में भी कब्जा करना। तो जब ये दक्षिण भारत की तरफ जा रहे थे तो इनकी मुलाकात नर्मदा नदी पे पुलकेशियन द्वितीय से हो गया। पुलकेशियन द्वितीय जो है वो चालुक्य के शासक थे और पुलकेशियन द्वितीय से ही नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन ने युद्ध कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि इनको पराजित होना पड़ा और पुलकेशियन द्वितीय विजयी हो गए। पुलकेशियन द्वितीय और हर्षवर्धन का जो युद्ध है, इसका उल्लेख ऐहोल अभिलेख में मिलता है, जो कर्नाटक में अभी भी इस समय भी ऐहोल अभिलेख है, जहां पर लोग देखने जाते हैं। तो कर्नाटक में ऐहोल अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है इस युद्ध का। इसको लिखा किसने है? 634 ईस्वी में रवि कीर्ति जी के द्वारा लिखा गया। रवि कीर्ति जैन कवि थे, लेकिन संस्कृत में लिखते थे। और आखिरकार हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हो गई। ये हर्षवर्धन से रिलेटेड, पहले हम हर्षवर्धन के पहले जाके हिस्ट्री को देखें, फिर हर्षवर्धन पे आए, तब जाके मुझे लग रहा है कि आई होप आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।